सो जो हमारे पुराने टेक्स्ट में या हम जिसे इंडियन केमिस्ट्री कहते हैं, उसमें हाथों का बाइफर्केशन जिस तरीके से हमने कल एलिमेंट वाइज किया है, वैसा जनरली नहीं करते हैं। जनरली मैंने कल भी आपको बताया था कि आपका एलिमेंट्री हैंड है, हैवी हैंड है, साइकिक हैंड है, इस तरीके से करना। बट जहाँ जब से मैंने इस एलिमेंट वाइज हैंड्स का बाइफर्केशन सीखा है, इसे प्रैक्टिस करी है, मुझे बहुत ही औसम रिजल्ट्स हुए। और उम्मीद करती हूँ आप में से जिसने जिसने कल ये क्लास अटेंड करी, जिस थोड़ी भी प्रैक्टिस करने की अगर कोशिश करी होगी, तो आप लोगों को जर्नली जो है इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। पर फिर भी एक चीज मैं यहाँ पर जरूर फिर से एक बार कहना चाहूंगी कि पामिस्ट्री में हम किसी भी एक चीज को देखकर अ, कोई भी कोई भी प्रिडिक्शन नहीं करते हैं। क्योंकि जब भी हम कभी एक प्रिडिक्शन को देखते हैं, कोई एक इंडिकेटर हमें हाथ में मिलता है, तो हम उसे ऑब्जर्वेशन ही मानते हैं। अगर किसी के हाथ में उसी चीज से रिलेटेड दो इंडिकेटर मिल जाते हैं, तो फिर हम उस इवेंट की पॉसिबिलिटी मानते हैं। पर जब तीन या तीन से ज्यादा इंडिकेशन हमें मिलते हैं, तब हम सोचते हैं कि ये रूल जो है क्या बोलते हैं, मीनिंगफुल रीडिंग की तरफ जा रहा है। तो इसलिए जैसे हमने कल एक टाइप ऑफ हैंड पढ़ा, उसको भी हमें इस तरीके से बिल्कुल नहीं देखना है कि बस हमने टाइप ऑफ हैंड बनाया और ये फाइनल है। ये इसी तरीके से हम पर्सनालिटी को एनालाइज करें। एक और चीज, हमें टाइप ऑफ हैंड देखकर पर्सनालिटी को एनालाइज करना है। पर्सनालिटी को देखकर टाइप ऑफ हैंड को नहीं देखना है। ये तो बहुत इमोशनल है तो ये वाटर हैंडी होगा, ये तो क्विक क्विक डिसीजन लेता है तो ये फायर हैंडी होगा, है ना। ये तो बड़ा डिसिप्लिन वाला है, ये बड़ा रूटीन फॉलो करता है, टाइम का पंचुअल है तो ये थर्टी हैंडी होगा। तो इस तरीके के हम डिसीजंस नहीं लें, क्योंकि एक एक इंडिकेशन जो है वो एक ऑब्जर्वेशन ही है। आज जस्ट टू शो यू कि हम कैसे केमिस्ट्री की क्लास में एक एक टॉपिक को कितना डिटेल में पढ़ते हैं, आज हम एक और टॉपिक उठाएंगे। और वो टॉपिक है हमारा थंब के। थंब जो हमारा अंगूठा, थंब अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है हमारे मानस में। बेसिकली जब हम किसी के टाइप ऑफ नेचर जानना चाहते हैं, किसी की डिसीजन लेने की, किसी की काम करने की कैपेबिलिटी को जानना चाहते हैं, तो हम लोग थंब की तरफ देखते हैं। थंब एक बहुत क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है आपकी पर्सनालिटी का, आपके डिसीजन मेकिंग का, आपके काम करने के जील का, आपके मोटिवेशन का। अगर किसी के पास एक अच्छा थंब होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग थंब है, तो अगर फिर आपके हाथ में बाकी इंडिकेशंस वीक भी है, तब भी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। पर अगर आपका एक थंब जो है अगर स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है, वीक थंब है, तो बाकी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस भी जो है वो अनयूज्ड या अनप्रोडक्टिव रह जाते हैं। तो थंब इज दैट। थंब थंब जिसे हम फादर ऑफ फिंगर्स भी कहते हैं। जब हम फिंगर्स के बारे में बात करते हैं, तो हमारे हाथ में पांच फिंगर्स होती हैं एक हाथ में, और चारों फिंगर के हम फादर की तरह थंब को ट्रीट करते हैं। थंब को एनालाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक एक तरीके के बारे में हम लोग बात करते जाते हैं। ठीक है? इसमें थोड़ा सा थंब को देखकर हमें बात करना इजी है। थंब को हम कहते हैं, थंब जो है वो हमारे हमारा इंजन है, हमारा मोटिवेटर है, ड्राइविंग फोर्स है। ये हमें विजन देता है, विल पावर देता है। तो दिस इज हेड ऑफ ऑल द फिंगर्स, और इसको एनालाइज करने के बहुत सारे तरीके। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, हम बात करते हैं थंब की लंबाई के बारे में। जो थंब की लंबाई है, जब भी हम थंब की लंबाई के बारे में बात करते हैं, तो इसका इंडिकेटर होता है हमारी ये वाली फर्स्ट फिंगर का फर्स्ट पॉइंट। सो ये हमारा एक बेस होता है, जिसे हम, जैसे हमने कल भी जब हमने इंडिकेशंस बात करी कि कौन कितना लंबा है छोटा है, तो हमने एक रूल का तरीका लिया। तो अगर किसी का थंब
सबसे पहले बात करते हैं, अगर किसी का थंब लॉन्ग थंब, तो अगर ये थंब आपका इस फ्लैंज के बराबर आ जाता है तो इसे हम लॉन्ग थंब, और अगर यही थंब अगर इस वाले फ्लैंज के कहीं बीच में इस जगह पर आता है तो हम इसे मीडियम थंब, और ये थंब अगर इस फ्लैंज के नीचे ही रह जाता है तो हम इसे एक शॉर्ट थंब। कई बार आप किसी का थंब देखेंगे कि इस फ्लैंज से भी ऊपर निकल जाता है तो वो वेरी लॉन्ग थंब की कैटेगरी में। तो बेसिकली थंब को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, लॉन्ग थंब, मीडियम थंब और शॉर्ट। आप लोग अपने अपने थंब को भी साथ साथ देखते जा सकते हैं और देख के पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा टाइप का थंब है, और जो मैं क्वालिटीज बताऊंगी उसके बारे में भी आप बता सकते हैं कि ये क्वालिटी है कि नहीं। तो किसी एक ने लिखा कि मेरा हाथ मीडियम है, मेरा थंब मीडियम। लॉन्ग थंब जब भी होता है, लॉन्ग थंब जब हमारे फर्स्ट क्लास या इंडेक्स फिंगर तक पहुंच जाता है तो इसे हम लीडर्स थंब कहते हैं। अगर ये इस तक, यानी कि इन लोगों के अंदर जनरली एक लीडिंग करने की जील होती। लीडर का मतलब हमेशा पॉलिटिकल लीडर नहीं होता। आप अपने घर में भी लीडर हो सकते हो, अपने सिबलिंग्स में भी लीडर हो सकते हो, अपने फ्रेंड्स में भी लीडर हो सकते हो, अपने ऑफिस में भी आप लीडर हो सकते हो, अपने कोलिग्स के बीच में भी लीडर हो सकते हो। तो जनरली इन लोगों में एक जील होती है कि ये लोग लीडर बने, इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है, इनहेरिटेड नेचुरल क्वालिटी होती है कि ना चाहते हुए भी ये लीडर बन जाते हैं कभी। दूसरा, अगर हम हमारा इस फ्लैंज के बीच में कहीं एक जगह पर अगर हमारा थंब आता है तो हम इसे मीडियम थंब कहते हैं। और मीडियम थंब वाले मैनेजर्स में, व्हाट वी मीन बाय मैनेजर्स, तो एक तो सिंपल सी डेफिनेशन ये होगी कि अगर जो लीडर्स ने रूल्स बनवाए, ये वाले जो थंब वाले लोग हैं वो उसे अच्छे से फॉलो करवा सकते, लोगों से फॉलो करा सकते। पर मैनेजर खाली रूल्स फॉलो ही नहीं कराता, कभी कभी अगर जरूरत पड़ती है तो वो रूल्स बनाता भी है फॉलो करवाने के लिए, ईज करने के लिए, है ना, सब रूल्स बनाता है कि इस पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए हमें ये रूल्स फॉलो करना चाहिए। और अगर हम हमारा थंब इस फ्लैग से नीचे रह जाता है किसी वजह से तो हम इसे एक फॉलोअर थंब कहते हैं। यानी कि ये लोग बने ही होते हैं जो लीडर्स और मैनेजर्स को फॉलो कर रहे हैं। इनका खुद का अपना रूल बनाने का कोई तरीका नहीं होता, या ये अपने केपेबल नहीं होते कि ये अपने लिए रूल्स बनाए। ये जो बने बनाए रूल्स हैं उनको भी फॉलो। कभी अगर किसी का थंब इस लाइन से भी ऊपर चला जाता है तो हम उसे कहते हैं बिग लीडर्स, यानी कि ग्लोबल लीडर्स को। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। थंब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम इस हाथ में देख रहे हैं कि एक बहुत बढ़िया सा थंब है, कहीं पर कोई क्लमजीनेस नहीं है, कहीं पर कोई स्पॉन्जीनेस नहीं है, बिल्कुल बढ़िया सा थंब ये बना हुआ है। तो एक स्ट्रॉन्ग थंब, गुड थंब हम किसे कहते हैं हमारे मन में, ये भी एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। तो गुड थंब कहते हैं, पहले सबसे पहले गुड थंब कहने के लिए हम सबसे पहले उस थंब की टॉलनेस को देखते हैं, फिर उसकी फॉर्मनेस को देखते हैं। जैसे कि इस हाथ के इस वाले हाथ में देखकर हमें इसकी फॉर्मनेस दिखाई दे रही है कि बहुत सुंदर सा फॉर्म है, सा थंब है। उसके बाद फिर हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं, फिर हम इनके फ्लैंजेस के बैलेंस को देखते हैं, और फिर शेप ऑफ थंब, इसके लास्ट में एंगल को देखते हैं। इन सारी चीजों को मिलाकर हमारे पास एक गुड थंब बनता है। अगर किसी का अगर एक शॉर्ट थंब है और लेकिन बहुत बढ़िया फर्म थंब है तो वो फिर भी बेटर है एक वीक थंब से, क्योंकि वो फिर भी उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज हो सकती हैं एक स्ट्रॉन्ग थंब की। ठीक है। सो हम में से दो लोगों ने लिख के बताया कि उनका लॉन्ग थंब है या स्ट्रॉन्ग थंब, शॉर्ट मीडियम थंब है। हाउ मेनी ऑफ यू आर अग्रीइंग विद मी ओवर दीज थिंग्स, कि जो लॉन्ग थंब या शॉर्ट थंब की जो क्वालिटीज है वो कितना उससे अग्री करते हैं? अगर आप अग्री करते हैं तो आप थम्स अप दे सकते हैं, वर्चुअल थंब भी दे सकते हैं। मैम, ये किसके ऊपर रहेगा तो लॉन्ग, आई मीन बोलते हैं वो इंडेक्स फिंगर में फर्स्ट फर्स्ट फ्लैंज किसके के ऊपर ऊपर। रहेगा? हाँ जी। फर्स्ट फ्लैंज के ऊपर है।
उसके नीचे जी। है तो फॉलोवर होगा। नहीं, उसके नीचे है तो मैनेजर होगा, और उसके भी नीचे है तो फॉलो। ओके, मेरा ठीक कुछ मैनेजर टाइप का है। ओके, मीडियम। है, वेरी गुड, बढ़िया है। सो थैंक जितने लोग भी सुन रहे हैं मुझे, आई एम हैप्पी कि आप लोग बातों को अच्छे से सुन रहे हैं और उसे अग्री भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग अपना कैमरा भी ऑन करके बैठ पाएंगे तो बात करना थोड़ा सा और इजियर हो जाएगा। बाकी रेस्ट। सो एक गुड थंब वो होता है, एक लॉन्ग थंब को हम गुड थंब कहते हैं, जो कि अच्छे तरीके से डेवलप होता है, और उसकी जो फ्लैंजेस हैं वो भी बढ़िया तरीके से होती है। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर हम इसी थंब को वापस से लेते हैं, तो अब हम नेक्स्ट जो है इसकी लंबाई के साथ साथ इसकी क्वालिटीज के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करें। तो गुड थंब की क्वालिटीज हमने बताया कि उसके फ्लैंजेस अच्छे हो, उसकी लेंथ अच्छी हो, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं, उसका एंगल देखते हैं। ये सारी चीजें जितनी मैं बातें बोल रही हूँ, सब आपको एक एक करके मैं अभी आपको बता दूँ। एक शॉर्ट थंब या वीक थंब क्या होता है, या उस शॉर्ट या वीक थंब होने से क्या होता है। ऐसे लोगों को जनरली देखा जाता है कि लो ऑन कॉन्फिडेंस है। जब मैं शॉर्ट थंब के बारे में बात कर रही हूँ, तो आपकी थंब की लंबाई इस फिंगर से नीचे है, तब का generally they are full of uncertainty and fears, various kind of fears इनके अंदर होते हैं, और इनका जो अनसर्टेनिटी से बड़ा होता है। या सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका शॉर्ट टर्म होता है तो आपकी विल पावर, आपकी लॉजिक से सब भी कम होते हैं। तो ऐसे लोग जो है लो ऑन कॉन्फिडेंस भी लेके जाते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि अपने आप को हमेशा डाउट करते हैं। जब मैं कहती हूँ कि अपने आप को हमेशा डाउट करते हैं, तो बाय दिस आई मीन कि उनको अपनी डिसीजन लेने के लिए किसी के ऊपर को डिपेंडेंसी होती है, या किसी की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है कि भाई मैंने ये डिसीजन लिया है तो ये सही है या नहीं सही है। इसके साथ साथ स्मॉल थंब वालों के बारे में एक और चीज हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को फोबिया होता है हाइट्स। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, ऊंचाई से इनको फोबिया होता है, या ऊंचाई से इनको डर लगता है, जिनके शॉर्ट थंब और फॉलोअर होते हैं। ये तो हमने इसके बारे में बात कर ली थी। अब हम दूसरे थंब के बारे में बात कर रहे हैं, जो इस और इस लाइन के बीच में आते हैं, जिसे हम मैनेजर्स थंब कहते हैं। मैनेजर थंब वेरी गुड मैनेजर तो होते ही है, इसके साथ साथ ये वाले थंब वाले लोग जो होते हैं, ये जरूरत पड़ने पर लीडर्स की तरह भी काम कर रहे हैं, पर जरूरत पे ज्यादातर इनका इनको पसंद होता है चीजों को मैनेज करना, एवरी लेवल पर मैनेज करना। लोगों को ड्यूटी डेलीगेशन ये बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। दे कैन एनालाइज वेरी वेल कि कौन सा पर्सन कौन सा काम करने के लिए कैपेबल है, या कौन सा पर्सन कौन सा काम बढ़िया तरीके से कर पाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क या डेलीगेशन ऑफ वर्क एकदम बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि ये एक अच्छे ऑब्जर्वर भी हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये अपने काम को फॉलो करते हैं, खुद भी रूल्स को फॉलो करते हैं, एंड दे ऑलवेज मेक श्योर कि दूसरे भी जो है बहुत अच्छे तरीके से रूल्स को फॉलो करें। इसके साथ साथ अब एक और थंब के बारे में बात करते हैं, जिसे हम क्लब्ड थंब कहते हैं। अभी क्लब थंब का क्या मतलब है? क्लब थंब का मतलब ये होता है कि आप कभी कभी किसी के हाथ में देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा मोटा सा टोपी की तरह होता है, यहाँ पर बहुत मोटा होता है। ऐसा लगता है कि पूरा थंब तो बराबर सा है, पर यहाँ पर एक कैप जैसी बनी हुई है, एक टोपी जैसा यहाँ पर बना हुआ है। अगर हम इस क्लब थंब को, जिसे मैं बड़ी आसानी से क्लब थंब बता रही हूँ, अगर मैं क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल पामिस्ट्री के हिसाब से जाऊं, तो इस ऐसे टोपी वाले थंब मर्डरर्स मर्डरर्स थंब बहुत ही अजीब लगता है सुनने में, पर ऐसे ही लोग इसको इसी नाम से पहचानते हैं। मर्डरर्स थंब का क्या मतलब है? मर्डरर्स थंब का मतलब ये होता है कि इनके पास इतनी एनर्जी होती है, इतना थॉट प्रोसेस पे ये स्ट्रांग होते हैं, इनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि मर्डर जैसा कोई काम करने के लिए भी उनके पास कैपेबिलिटी है। कोई बेहद पॉजिटिव या बेहद नेगेटिव दोनों ही तरीके के काम करने के लिए आपके पास स्ट्रांग विल पावर जरूर जरूर होनी चाहिए, नहीं तो आप ऐसे एक्सट्रीम वाले काम नहीं कर सकते। तो ऐसे इनको हम मर्डरस हम कहते हैं, पर हम इसे ट्रेडिशनल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से के नाम से नहीं जाएंगे, बल्कि हम इसे पॉजिटिव इस तरीके से समझेंगे कि ये जो है जनरली एक्चुअली देखा जाता है कि
बड़े स्ट्रॉन्ग माइंड वाले होते हैं, बड़े स्टबर्न टाइप के इंसान, बहुत ही स्टबर्न होते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि इनको ना क्या बोलते हैं, फ्रिंजीनेस अगर हम कहें, या सनक की हद तक किसी काम को करना पसंद होता है। एकदम जोश के साथ, सनक के साथ इन काम। तो बेसिकली एक क्वालिटी ये है कि दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ कमिटमेंट एंड विल पावर। तो अगर आपकी अच्छी ब्रेन लाइन, आपके स्किन का टाइप अच्छा है, आ, 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 आपकी हार्ट लाइन जो है सैटर्न तक जाकर खत्म होती है, तो ये एक पॉजिटिव क्लब थी। किसी का क्लब हम देखकर हम ये नहीं कहेंगे अरे ये बंदा तो मर्डर मर्डर संपन्न है या ये मर्डर ही करेगा, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। बल्कि हम ऐसा देखें, उस पर्सन को बताएंगे कि यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, आप जो चाहे आप वो कर सकते हैं, और उसको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ उसको हम हमेशा लेकर जाने की कोशिश करें। ठीक है। तो ये तो हमने थम्स के बारे में बात करी। एक और तरह का थंब होता है जिसे हम कहते हैं वेस्ट लाइक थंब। यानी कि जो हमारा थंब है वो यहाँ से तो नॉर्मल है, पर इस जगह से अगर आप देखेंगे, इस जगह से जनरली पतला होता है। पतला होता है, ऐसा लगता है कमर की तरह पतला। यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया होता है, अगर आप करें, तो यहाँ से ये पतला। और कैसे लोग होते हैं जिनका वेस्ट, तो इसका नाम ही वेस्ट, वेस्ट यानी कमर, कमर वेस्ट लाइक थंब ही इसका पड़ गया है। और ऐसे लोग कैसे होते हैं, ऐसे लोगों के पास बहुत ही बेहतरीन मैनरिज्म, वेल मैनर्ड पीपल होते हैं ये सोसाइटी में, बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे जो थंब वाले लोग होते हैं, ये लोग के पास सारे टूल्स एंड ट्रिक्स होते हैं। लोग कैस किस लिए टूल्स एंड ट्रिक्स होते हैं, अच्छे तरीके से बिहेव करने के लिए, अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज करने। ये लोग सोसाइटी में काफी पॉपुलर पर्सन होते हैं, बेस्ट नोन इन सोसाइटी होते हैं। ये वो लोग होते हैं कि ऐसा मान लीजिए कि हमारी किटी है, बीइंग अ लेडी किटी है, तो ये एक ऐसा पर्सन है जब तक ये किटी में नहीं आती तब तक मजा नहीं आता। या किसी सोशल गैदरिंग में अगर वो किसी वजह से एब्सेंट हो तो उसकी मेजर मिसिंग। तो बेसिकली यू आर वेरी अडेप्टेबल एंड एडजस्टेबल इन दी सिचुएशन, बहुत ही टूल्स एंड ट्रिक्स वाले होते हैं, और बहुत ही पॉपुलर टाइप के लोग होते हैं जिनका बेस लाइक था। यहाँ तक हमने जितनी भी बातें करी, आप लोगों ने अपने अपने हाथों में जरूर देखी होंगी। हाउ मेनी ऑफ यू आर आइडेंटिफाइंग विद दीज क्वालिटीज? आपके किसके किसके हाथ में कैसा थंब है, अगर आप बताना चाहें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी जरूर पूछ सकते हैं। मैम मेरा ये बीच के पोरे से ऊपर है, हाँ मैनेजर ठीक है। जैसा है ना। ठीक है। और हाँ ये जी। थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ झुका हुआ भी है। हाँ तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है, दिखाइए, फिर से दिखाइए। आप एक बार बोलेंगी तो आप मेन स्क्रीन में आ जाएगा। आप कुछ बोलेंगी विद्या जी? जी। हाँ दिखाइए। जी हाँ जी, आपका मैनेजर नाम है, और अभी हम फ्लेंजेस के बारे में और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। मैम, एक एज के बाद में जैसे पहले यहाँ पे मतलब ये जो बीच वाला पोरा होता है ना, यहाँ अंगूठे का ये हाँ वाला, तो यहाँ पे थोड़ा सा मोटा हड्डी चौड़ी होना, ये एक एज की वजह से होता है, क्योंकि पहले तो नहीं होता था ऐसा। तो ये चीजें हो सकता। बदलती है, तो इसे प्रिडिक्शन भी बदलेगा समय के साथ। हाँ अगर आपकी हैंड की शेप किसी वजह से बदल रही है तो प्रिडिक्शन बदलेगा। वैसे थंब की हैंड की शेप बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में बदलती है, पर बदलने की पॉसिबिलिटी होती है। आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, आपका कॉन्टिन्यूस एंड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ओवर द इयर्स आपके इस तरीके के बेसिक चेंजेस आपके हाथों में लेकर आता है। लाइंस तो थोड़े से थॉट प्रोसेस के साथ ही जल्दी जल्दी बदल जाती है, विद इन 6 मंथ्स भी आप बदलाव नहीं करते। पर अगर ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज आपके हैंड में हो रहा है तो डेफिनेटली आपके बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस के बारे में बताता है। और जो भी चेंज अब आपके हाथ में हो गया है वो इस वक्त आपकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं इम्प्रेशन दे रहा थैंक यू। हो। अब हम बात करते हैं फ्लैंजेस के बारे में। अब हमारे हाथ में फ्लैंजेस क्या होती है, और ये कितने होते हैं, और क्या क्या चीजें ये बताते हैं। तो वापस से हम थंब पर ही चलते हैं। तो अगर हमारे थंब में ये जो बाइफर्केशन होते हैं,
ये जो बाइफर्केशन होते हैं इन्हें हम फ्लैंजेस कहते हैं, इन्हें हम फ्लैंजेस कहते हैं। जनरली लोगों के हाथ में दो फ्लैंजेस, एक ये और एक ये। पर जैसे कि आप इस हाथ में भी देख रहे हैं, इसमें दो नहीं, इसमें तीन फ्लैंजेस हैं। पर बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि ये तीसरा फ्लैंज भी हो। तीसरा फ्लैंज है ये नहीं। इसको देखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बात है कि पहले आप ये देखें कि जहां से आपकी स्किन यहाँ पर चेंज है, उस वहां से शुरू होकर अगर दूसरी तरफ जहां तक स्किन चेंज है, अगर वहां तक एक क्लियर कट लाइन है, तो हम थर्ड फ्लैंजेस के लिए इसे कैटेगराइज करेंगे। अदरवाइज इसे हम टू फ्लैंजेस ही। तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके पास दो फ्लैंजेस हैं या तीन फ्लैंजेस हैं। सो प्लीज सी एंड चेक एंड टेल मी हाउ मेनी फ्लैंजेस यू हैव। आप लोग चैट पे भी लिख सकते हो और अनम्यूट करके बोल भी सकते हो कि आपके थंब में तीन फ्लैंजेस हैं या दो फ्लैंजेस। तीन फ्लैंजेस मैम होने आई के लिए थिंक जरूरी है। मैम आई थिंक हैंड आई हैव रेस्ट। थ्री। मैम आई थिंक आई हैव थ्री। मैम ये लाइन यहाँ से जा रही है, लास्ट में जाते जाते भले लाइट हो रही है मगर एक क्लियर लाइन है, दोनों दोनों थंब में है क्लियर लाइन। क्लियर लाइन होनी चाहिए जहां से आपका यहाँ पर स्किन चेंज शुरू होता है, पूरा ऐसे जाते हुए यहाँ तक स्किन चेंज है। अगर वहां तक की पूरी लाइन क्लियर है तो आपका जरूर थर्ड फ्लैंज की तरह क्वालिफाई करें। मैम यहाँ से जाते हुए बस यहाँ जाके लाइट हो रहा है, मगर है एक लाइन है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। बोलिए मिथिलेश जी। आप म्यूट है इसलिए हम आपको सुन नहीं पा रहे। मेरा जो बीच का जो लाइन है वो यहाँ पे जाके लाइट हो रहा है। अदरवाइज बाकी लाइट, जो है वो अगर लाइट है लाइट हो रहा है। लेकिन पूरी लाइन है तो इसको हम पूरी लाइन बाद थोड़ा थोड़ा रह गया है पूरा लाइन के लिए। थोड़ा रह गया तो थर्ड फ्लैंज नहीं होगी। तो दो ही मैम फ्लैंज है मेरी फिर राइट हैंड दो में। आधी आधी। दो आधी आधी है तो दो ही फ्लैंज मारेंगे। ठीक है, अब उसका अलग मतलब है। अब एक एक करके इसका मतलब जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फ्लैंज। जो ये वाला फ्लैंज है ये फर्स्ट फ्लैंज। इसको हम, ये जो फ्लैंज है ये आपकी विल पावर को रिप्रेजेंट करता है। और ये जितना क्लीन क्लियर उठा हुआ होता है उतनी ही स्ट्रॉन्ग विल पावर की आप माने। यानी कि उठा हुआ होने का मतलब ये है कि आप इसे प्रेस करें और इमीडिएटली ये वापस से रीशेप हो जाए, तो ये उठा हुआ अच्छे से है। कई कई बार आप देखोगे ये वाला जो हिस्सा है ये पिच का हुआ होता है, इसके ऊपर इतना पिच का होता है कि इसके ऊपर लाइनें दिखाई देती हैं, तो वो वीक विल पावर की तरफ इंडिकेशन ये देता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसा कुछ काम करते हैं जिसकी वजह से, सपोज लेडीज जो है वो सब्जी काटती है, यहाँ पर कट और क्रॉस के निशान होते हैं, वो लोग भी अपने विल पावर को कहीं ना कहीं हर्ट कर। अगर आप में से किसी के भी हाथ में ये ऐसा है, यहाँ पर कट है, क्रॉस है, या किसी वजह से चोट लग गई है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि यू टेक केयर। और इसके अलावा भी ये वाला जो फर्स्ट फ्लैंजेस होते हैं यहाँ पर हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स जो है वो आपके जेनेटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेनेटिक प्रिंट्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंट्स होते हैं, तो उनके लिए आपको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। पर अगर मान लीजिए इस ये पिचका हुआ है तो आपकी विल पावर के वीक होने की तरफ ये इंडिकेशन देता है। आपके स्टेप्स उठाने से, आपके डिसीजन लेने से, कोई चीज को करने के लिए जो जील चाहिए होती है उसके कम होने की तरफ इंडिकेशन। पर अगर मान लीजिए आप इसे दबा के देखते हैं और जैसे स्वेलिंग आ जाती है ना अगर हमारी किसी बॉडी पार्ट में, और हम दबाते हैं, तो दैट टेक्स फ्यू सेकेंड्स टू कम बैक। अगर वैसा भी है तो उसे हम स्पॉन्जी कहते हैं, और वो स्पॉन्जीनेस जो है वो अगेन वीक कैटेगरी में ही आती है। वीक विल पावर के बारे में, वीक डिसीजन मेकिंग के बारे में, वीक विजन के बारे में, वीक मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं। तो जितना स्ट्रॉन्ग नीट एंड क्लियर होगा, ये हाथ मैंने जानबूझ के ढूंढ के लगाया है, जिसका हाथ है आप देखिए कितना नीट एंड क्लीन हाथ है, ऐसा ही क्लियर हाथ, एकदम हाथ में शाइनिंग भी है, लाइनों की क्वालिटीज भी कितनी बढ़िया है, फिंगर्स भी बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी बनी हुई है। जो ये सेकंड वाला फ्लैंज है, जो ये सेकंड वाला फ्लैंज होता है, इसे हम कहते हैं, ये लॉजिक्स के बारे में बात करता है, रीजनिंग के बारे में बात।
यानी कि विल पावर है, डिसीजन लेना है, आपकी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी कैसे आप लेते हो, आप कितना लॉजिक्स पर ध्यान देते हो, कितना लॉजिक रीजनिंग आपके लिए जरूरी है, कितना डिप्लोमेसी आपके लिए जरूरी है, ये इन सारी चीजों के बारे में ये बात करता है। अगेन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तीसरा, अगर मान लीजिए किसी के हाथ में हमें दिखाई दे जाता है, जैसे कि अभी किसी ने बोला कि हमारे हाथ में तीसरा भी है, तो ये जो तीसरा वाला हाथ है, ये तीसरा वाला जो क्या बोलते हैं फ्लैंज है, ये इंसान को क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन, डेटा वेरिफिकेशन के बारे में, इंटीरियर वेरिफिकेशन के बारे में बात करता है। कोई डिसीजन लेना है, उसके लिए लॉजिक चाहिए, रीजनिंग चाहिए, और उस रीजनिंग का कहीं ना कहीं बेस चाहिए जो डेटा से कहीं ना कहीं बैक्ड हो। मतलब कोई बताए कि देखो पहले भी ऐसा हुआ था, तो ये डेटा अवेलेबल है कि पहले भी ऐसा हुआ था। तो इनको डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है। विल पावर तो है, पर लॉजिक्स देखते हैं, रीजनिंग देखते हैं, उसके बाद उसको वेरिफिकेशन भी इनको करना पड़ता है। ये बिना वेरीफाई करे कहीं ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और कई बार ये स्पेक्टिसिज्म की भी निशानी हो जाती है ना। हमेशा वेरिफिकेशन में कंपेयरिंग इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये जो इस वेरिफिकेशन को, इस कंपैरिजन में दे टेक टाइम, टेक डिसीजंस। सो क्या बोलते हैं इनको, दो तरीके से, दो तीन तरीके से ये वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो या तो डेटा के बेसिस पर कर सकते हैं, या अपनी फाइव सेंसेस के बेसिस पे कर सकते हैं कि मैंने क्या देखा, क्या सुना, क्या पढ़ा। ये साइंटिफिक मेथड से भी ये इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जनरली क्या बोलते हैं, ये लोग किसी की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते जब तक कि अपने आप ये चीजों को वेरीफाई नहीं करते। किसी की बातों से ये इन्फ्लुएंस होकर कोई डिसीजन नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इन चीजों के बाइफिकेशन, बाइफिकेशन को देखना। जनरली लोगों के हाथ में दो ही फ्लैंजेस होते हैं, तो दो फ्लैंजेस में ये देखना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा फ्लैंज कितना बड़ा है। जैसे इस हाथ में आप देखोगे, इसमें तीसरा फ्लैंज नहीं है, तो इनका विल पावर का हाथ ऑप्शन छोटा है, पर लॉजिक और रीजनिंग का आ, जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। अभी हमें कैसे एडवाइस कर सकते हैं इसको देखकर? इसको देखकर हम आराम से एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉजिक और रीजनिंग का है, तो ये दे पीपल में बी वेरी गुड विद डिबेट, डिबेट बहुत अच्छी कर पाएंगे, सेल्स पर्सन बहुत बढ़िया बन जाएंगे, लॉयर्स बहुत बढ़िया बन जाएंगे। तो ऐसी भी चीज जिसमें बहस करनी होती है, उन चीजों को ये बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ दी पोजिशनिंग और दी थंब। इसकी वजह से ये लोग बहुत बढ़िया तरीके से ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, कोई भी थंब से किसी की भी प्रिडिक्शन करने से हमें इन इन चीजों को तो देखना ही होता है। इसके साथ साथ हमें इन दोनों फ्लैंजेस का या तीनों फ्लैंजेस का बाइफरकेशन भी देखना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा फ्लैंज जो है वो कितना एक्टिव है या कितना रिजल्ट वो अपना। सो कितने लोगों के यहाँ पर तीन फ्लैंजेस हैं, और हाउ मच दे आर अग्रीइंग टू दिस, इफ यू कैन सी, अगर आप बताना चाहें कि किसके तीन फ्लैंजेस हैं, और उन तीन फ्लैंजेस में से आप लोग कितना इस चीज से अग्री करें। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम 3 से ज्यादा भी होते हैं? तीन से ज्यादा नहीं होते, वो फिर हम उसे स्लीपिंग लाइन की तरह पढ़ते हैं। और वो जो स्लीपिंग लाइन है, वो जिस भी एरिया में है, जिस भी फ्लैंज पे है, उसकी एनर्जी को कम करती है। यानी कि कम करते केमिस्ट्री हैं। में जितनी भी जनरली स्लीपिंग लाइंस जो है, उन्हें हम एनर्जी लाइंस की तरह पढ़ते हैं, एनर्जी सकर्स की तरह पढ़ते हैं। और जितनी वर्टिकल लाइंस होती है, जनरली हम उन्हें सपोर्टिंग लाइन पढ़ते हैं। पर ये बहुत ही सुपरफिशियल एक स्टेटमेंट है। अलग अलग जगहों पर इसे हमें अलग अलग तरीके से जरूर देखना चाहिए। ठीक है, अभी अब हम एक और तरीके से अपने थंब को पढ़ते हैं, विच इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थंब इज अगेन वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी थंब की नहीं है, ये आपकी माइंड की कैपेसिटी है एडजस्ट करने, आपकी मेंटल कैपेसिटी कि आप किस जगह पर कितना एडजस्ट करते हैं या स्टबर्न है। तो तीन तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एक तो बिल्कुल स्टबर्न, बिल्कुल आपका थंब पीछे की तरफ जाता है,
तो उससे हम स्टबर्न थंब कहते हैं। दूसरा होता है कि थोड़ी सी, जितनी मेरी मेमोरी है इतनी, ये मीडियम फ्लेक्सिबिलिटी। कई कई बार आप देखते हैं किसी का एकदम पीछे की तरफ चले जाता है, वो सुपर फ्लेक्सिबल थंब की कैटेगरी में आता है। तो हाउ मेनी ऑफ वी हैव फ्लेक्सिबल थंब? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका थंब फ्लेक्सिबल है? आपका तो, गायत्री आपका तो दिखाई दे रहा है कि एवरेज फ्लेक्सिबल है। इसी तरीके से विद्या जी के भी हाथ में हम एवरेज फ्लेक्सिबल थंब देख पा रहे हैं। अलका जी वेलकम, आपके भी हाथ में आपका माइल्ड फ्लेक्सिबल है, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। तो सबसे पहले किसी का ऐसा है जिसका स्टिफ थंब हो हमारे यहाँ? जो क्लास में जो लोग हैं, ऐसे कोई है जिनका स्टिफ थंब हो? ओके, चलिए सबसे पहले फ्लेक्सिबल थंब वालों के बारे में बात करते हैं। सब लोग सोचते हैं कि हमारा फ्लेक्सिबल थंब है तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो फ्लेक्सिबल वाले थंब वाले जो लोग होते हैं वे लोग बहुत अडेप्टेबल हैं, सिचुएशन को बहुत आसानी से अडेप्ट कर लेते हैं। और इतना अडेप्ट कर लेते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लोग कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट पर है, कि कॉम्प्रोमाइज की तरफ ये इंडिकेशन देता है। बट ये ऐसे लोगों को कई लोग हिंदी में अगर बोले तो अवसरवादी कहते हैं कि भाई सिचुएशनल है, जब जैसी जरूरत होती है वैसा कर लेते हैं। पर उसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर आजकल के सिचुएशन, आजकल का सिनेरियो समाज को देखें, तो जो लोग अडेप्टेबल हैं वो लोग बहुत बढ़िया तरीके से, ज्यादा सर्वाइव बढ़िया तरीके से, है ना, अपने आप को हार्म पहुंचाना। तो हम कहते हैं ऐसे लोगों को वर्सेटाइल। हम पॉजिटिव तरीके से कहते हैं कि ये लोग वर्सेटाइल हैं और सिचुएशनल है। जरूरत के हिसाब से, जगह के हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये लोग एडजस्ट, इनके जिनके फ्लेक्सिबल था मैं उनके बारे में सबसे बड़ी बात ये है कि देख के तो ऐसा लगता है कि बहुत एडजस्टिंग है, पर इट इज रियली डिफिकल्ट टू रीड देयर माइंड्स। उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके जेस्चर्स से, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से इट इज इम्पॉसिबल टू जज कि व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड देयर हेड। सो इस तरीके से ये बहुत क्लेवर भी, समटाइम बहुत क्लेवर भी दिखाई देती है। और क्लेवरनेस ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये लोग जो है ये ना, लोगों को इन्फ्लुएंस और कन्विंस करने के लिए भी बहुत बढ़िया। पर देखो, अगर हम इस इन्हीं क्वालिटीज को देखें तो कितनी सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें ये क्वालिटीज चाहिए। क्लेवरनेस चाहिए, अडेप्टेबिलिटी चाहिए, लोगों को कन्विंस करने की पावर चाहिए, है ना, और वर्सेटाइल भी चाहिए। और किसी को समझ भी ना, स्पेशली अगर कोई सेल्स पर्सन है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज बेचता हो या बड़ी से बड़ी चीज बेचता हो, सामने वाले के हिसाब से अपने वर्ड्स को चेंज कर पाए, सामने वाले वर्ड के बंदे के हिसाब से उसको समझा पाए, उसे कन्विंस कर पाए, और एट दी सेम टाइम उसके मन में क्या चल रहा है वो सामने वाले को पता ही ना चले। तो इससे बढ़िया तो सेल्समैन कोई हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जहाँ पर ये सब चीजों की जरूरत है, जहाँ आप कंसल्टेंसी में होते हैं, जहाँ पर आप हॉस्पिटैलिटी में होते हैं, इस तरीके के गुण आपको चाहिए। तो हर एक जो चीज है वो कहीं ना कहीं आपके लिए पावर बनकर आती है। बेसिकली हमें एज अ ऑकल्ट प्रोफेशनल ये सीखने की जरूरत है कि हम किसी की बुराइयों को बताने से अच्छा उस वाले पॉइंट को वो अच्छाई की तरह कैसे यूज कर सकता है, अगर हम उसे वैसे एम्पावर कर दें तो ये बहुत बढ़िया बात है। कई लोग जो होते हैं बड़े वर्कोहॉलिक, तो बड़ा आपके पास कोई आया बोले कि भाई तुम बड़े वर्कोहॉलिक, तो इसे नेगेटिव क्वालिटी की तरह नहीं, इसे पॉजिटिव क्वालिटी की तरह अगर आप उसे बंदे को बताएं कि यू आर केपेबल ऑफ डूइंग थिंग मेनी थिंग्स ऑल टुगेदर, तो क्यों नहीं आप दो से ज्यादा चीजों को एक साथ ट्राई करने की कोशिश करते हैं? क्यों नहीं आप अपने काम करने का तरीका बदल के, सार इतना काम तो आप करते ही हैं पर उन्हें अगर ऑर्गेनाइज वे में करें तो तीन चार चीजों में एक साथ बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। बीइंग अ ओकल्ट प्रोफेशनल, ये हमारा काम नहीं है कि लोगों को हमें ये बताना कि भाई तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ये नहीं कर सकते, बल्कि हमारा काम ये है लोगों को ये बताना कि ये तुम्हारी पॉजिटिव क्वालिटी है, इसको एनहांस करोगे तो तुम बहुत बढ़िया करोगे। तो दो अप्रोचेस हो सकती हैं आपकी लाइफ में। अच्छे बढ़िया तो वही है कि आप पॉजिटिव अप्रोच को होल्ड करें और पॉजिटिविटी लोगों को दिखाकर उन्हें आगे बढ़ने की हेल्प करें। अगर आप किसी को पॉजिटिविटी दिखाकर उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें मोटिवेट कर पाते हैं, तो वो लोग केपेबल हो जाते हैं अपनी नेगेटिविटी को भी कुछ हद तक कंट्रोल करने।
पर अगर आप किसी को आप यही बताते रहो कि यार इतनी फ्लेक्सिबल हो, कहीं पे भी अडेप्शन आप कर लेते हो, कोई भी चीज आप मान लेते हो, आपका तो खुद का कोई सही ही नहीं है, ये कहने से अच्छा दूसरे तरीके से बोलेंगे तो इंसान को अच्छा भी लगेगा और वो अपनी क्वालिटी को पहचानेगा। तो दिस इज माई वे ऑफ काउंसलिंग पीपल, बीइंग अ हीलर, बीइंग अ काउंसलर। आई थिंक कि हमें लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना चाहिए, और हम उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं अगर हम लोग खुद ना केवल खुद पॉजिटिव रहे बल्कि लोगों को भी पॉजिटिव। फ्लेक्सिबल थंब के बारे में हमने ये सारी बात की। पर अगर मान लीजिए कि कोई किसी का फ्लेक्सिबल थंब नहीं है, एकदम स्टबर्न है, तो स्टबर्न वो स्टबर्ननेस उनके बिहेवियर की, उनके माइंड की स्टबर्ननेस को दिखाती है। जो उन्होंने सोच लिया वो उसी को फाइनल मानते हैं, तो दूसरे के ओपिनियन के लिए ओपन नहीं है। पर स्टर्बन पर्सनालिटीज के साथ, जैसे हमने अभी क्लब्ड थंब में बात करी, स्टर्बन पर्सनालिटी के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है। तो एक बार अगर वो कुछ ठान लेते हैं तो वो कर लेते हैं उस चीज को। जैसे कि आपने बहुत दिनों पहले एक पिक्चर आई थी माझी, अगर आपने सुना हो, तो बिहार में एक पर्सन था जिसने पहाड़ को काट के सड़क बना दी, अकेले 30-35 साल तक काम किया। तो उस ऐसे स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले लोग होते हैं जिनका स्टिफ था। तो बिल्कुल भी ये नेगेटिव क्वालिटी नहीं है। उनको बस आपको सही चीज के लिए वो अपने मन में डाल लें या प्रतिज्ञा कर ले या स्टबर्ननेस ले आए, तो फिर दे कैन मूव दी माउंटेन्स आल्सो एज बाजी डिड इन नियर पास्ट। सो दीज आर दी ट्रेड्स फॉर दी फ्लेक्सिबल थंब। इसके अलावा और भी 2-3 तरीके हैं जिस तरीके से हम थंब को एनालाइज। आपको लग रहा है सिर्फ थंब को ही हम इतने तरीके से एनालाइज करते हैं? आप थंब को ही अगर इतने लेवल पर एनालाइज कर सकते हैं तो पर्सनालिटी के बारे में कितना कुछ आप जान सकते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में भी बहुत ज्यादा जान सकते हैं। अब एक और तरीका है कि हमारे हाथ में कितना एंगल बना। जब मैं अपने हाथ को खोलती हूँ तो मेरा थंब मेरी फिंगर से कितनी दूर है। अब हम ऐसे करेंगे तो हम अपने आप से कम या ज्यादा कर सकते हैं, बट लेकिन इसका तरीका ये है कि क्लोज योर आईज, मुट्ठी बंद कर लो, आईज क्लोज कर लो और बिना आंखें खोले अपने हाथ को खोलो। जब आप अपने हाथ को खोलोगे तो नेचुरल तरीके से कितना आपके फिंगर्स और थंब के बीच में गैप है वो आप देख पाओ। नहीं तो अगर मैं भी आपको दिखा रही हूँ तो मैं तो ऐसे दिखा रही हूँ, पूरा 90 डिग्री का एंगल दिखा रही हूँ। लेकिन ये 3 तरीके से हो सकता है, या तो एकदम 90 डिग्री का एंगल बने, या ये 45 डिग्री का ऐसे एंगल बने, या इन दोनों के बीच में। तो ये 3 तरह की फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। बीच वाला मीडियोकर है। हम एक्सट्रीम दोनों केसेस के बारे में बात करें। आप लोग जितने लोग भी इस वक्त, बेशक आपकी विंडो बंद है, पर अगर आपको ये क्लास वैल्यूएबल लग रही है तो एटलीस्ट आप एक थम्स अप देंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग जो एटलीस्ट सुन तो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग आराम से बैठे हो। थैंक यू वेरी मच। 2, 3, 4, 5 पीपल, यस यस, थैंक यू वेरी मच। कि जो हम एफर्ट कर रहे हैं, जो आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं एक पॉजिटिव तरीके से मेरा एफर्ट जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। सो अब हम बात करते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री या उससे ज्यादा अगर आपके थंब और आपके फिंगर्स के बीच में गैप है, तो इसको आप पॉजिटिव, मैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दोनों बात, इसका क्या मतलब है। तो पहले पॉजिटिव की तरीके से बात, जिनका 90 डिग्री या इससे ज्यादा थंब के बीच में गैप होता है, ऐसे लोग बहुत ही आउटस्पोकन। आप पॉजिटिव क्वालिटी या नेगेटिव, आपकी मर्जी, आप इसको जिस भी तरफ रखना चाहें आप इससे। बट इनकी बहुत प्यारी क्वालिटी होती है, बहुत जेनरस होती है, बहुत फॉरगिविंग होते हैं, चीजों को दिल में नहीं रखते हैं, लोगों को आसानी से माफ कर देते हैं, लोगों की गलतियों को भूल जाते हैं, बहुत ही जेनरस माइंड के साथ, जेनरस हार्ट के साथ बहुत ही ओपन होते हैं, और बहुत ही बेहद खूबसूरत फ्रेंड्स होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मार्स जिसका एक्टिव होता है, या जो 9 नंबर के लोग होते हैं, वो 3 AM फ्रेंड होते हैं कि आप उन्हें कभी भी कॉल करो, दे आर ऑलवेज देयर। गुड दे पीपल आर लाइक दैट, जिनका 90 डिग्री से ज्यादा का बड़ा का एंगल बन रहा है। पर अब क्या होता है कि हमने बोला कि जेनरस है, फॉरगिविंग है, गुड फ्रेंड्स है, पर हमने बोला आउटस्पोकन, तो मन में कुछ नहीं रखते, जो आता है मुझसे बाहर कर देते हैं, लोगों को पसंद नहीं आता, ये उनके काम। तो आप इसे चाहे पॉजिटिव क्वालिटी समझे और चाहे आप इसे नेगेटिव समझे।
इसके साथ साथ थोड़ा सा रेकलेसनेस होती है इनके बिहेवियर में, लापरवाही होती है ऐसा लगता है। और उसके साथ साथ ये लोग फिजूल खर्चे भी बहुत, जरूरत की चीजों के अलावा बिना बात की खर्चे भी बहुत ज्यादा करते हैं। और जनरली ये काफी ब्लंट होते हैं, फेस पर सीधे बात करते हैं, और इसीलिए लोग इन्हें नॉन डिप्लोमेटिक कहते हैं और इतना अच्छा नहीं समझ सकते। तो ये तो जिनका बड़ा खुला हुआ एंगल है। अगर इनका 90 डिग्री या 45 डिग्री तक होता है, 45 डिग्री से कम होता है तो ये सारी क्वालिटीज अपोजिट हो जाती है। और 45 और 90 डिग्री के बीच में अगर ये डिफरेंस रहता है, जैसे कि अभी मेरा है, तो इन दोनों का मीडियम का तो ना ज्यादा फिजूल खर्ची करता है पर अच्छा दोस्त, बातों को फेस पर कह भी देता है पर सोच समझ के कहता है, बहुत ज्यादा मन में भी नहीं रखता, जरूरत पड़ती है तो फोन के लिए भी कर देता है। तो इस तरीके से एक मीडियम मीडियम मीडियोकर टाइप का ये था वाला पर्सन बन जाता है। मीडियम हमेशा पामिस्ट्री का एक ये रूल है कि जो मीडियम है वो हमेशा बैलेंस है। हम टू स्मॉल टू गुड वो हमेशा हम क्या बोलते हैं, अच्छा और बुरा मानते हैं, और मीडियम को हमेशा हम बैलेंस्ड। तो स्टिफनेस के बारे में हमने अभी थोड़ी सी, स्टिफ थंब के बारे में थोड़ी सी कम बात की थी, थोड़ी सी स्टिफ थंब के बारे में और बात करें। नॉन फ्लेक्सिबल थंब इज स्टिफ थंब। ऐसे लोग थोड़े से रिएक्टिव होते हैं, एक तो मैंने बोला मेंटली स्टिफ होते हैं, नॉन एडजस्टेबल होते हैं, और जल्दी से अडेप्शन नहीं करते। ठीक है, पर इनके साथ प्रॉब्लम इनका लो थ्रेशोल्ड होता है, और जनरली सीधी बात करना ये लोग प्रेफर करते हैं। जो स्टबल थंब वाले लोग हैं वो सीधी बातों को करना पसंद करते हैं। पर इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि दे आर पीपल ऑफ प्रिंसिपल्स, अपने प्रिंसिपल्स को जनरली तोड़ते नहीं है। और इन लोगों के साथ एक और बहुत अच्छी बात होती है कि ये अपनी लाइफ में सब कुछ ट्राई करना चाहिए, ट्राई करने के बाद अपनी एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं, और फिर जो ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं उससे कभी भी एग्री नहीं होते। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, आप एक नई गैदरिंग में गए, नई गैदरिंग में आपने बहुत सारे लोगों से आप मिले, हर लोगों को आपने अपने लेवल पर एनालाइज किया, आप ये एफर्ट करते हैं सबके साथ जाकर बात करेंगे, और उनको अपने लेवल पर एनालाइज करते हैं और सबके बारे में एक ओपिनियन फॉर्म, और फिर जो ओपिनियन को फॉर्म कर लेते हैं, फिर जनरली उस ओपिनियन को नहीं बदलते। उस ओपिनियन को बदलने के लिए फिर इनको बहुत ज्यादा मेहनत होती है। तो ये लोग इम्पल्सिव भी नहीं होते। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इसीलिए इनको हम थोड़ी सी इनकी जो स्ट्रिक्टनेस है इनको क्या बोलते हैं, नेगेटिव तरीके से भी देखते हैं, पर स्टिफ थंब की भी बहुत सारी पॉजिटिव। ठीक है, अगर नई सिचुएशन में इनको डाला जाता है, अचानक से नई सिचुएशन में आते हैं तो थोड़े से डिस्कम्फर्ट ये फील करते हैं, एज ए सेड कि उनको फिर इस सब के बारे में थोड़ी सी एक ओपिनियन फॉर्म करने में समस्या होता है। एक और थंब के बारे में बात करेंगे जिसे हम एलिमेंट्री थंब। एलिमेंट्री थंब का मतलब ये होता है कि एक छोटा सा थंब जहां पर थंब की कोई शेप वगैरह ना समझ में आए, और ऐसे लगे कि एक थोड़ा सा बांस का लोचड़ा यहाँ पर बस रख दिया, ऐसे भी आप थंब को देख सकते हैं, उसे हम एलिमेंट्री थंब कहते हैं। ऐसा लगता है कि पीस ऑफ फ्लेश इज जस्ट केप्ट, यहाँ पर एक बस रखा हुआ है, एक छोटा सा बिल्कुल सा थंब है, गोल मटोल सा ऐसा थंब। तो जनरली इस तरीके के जो लोग होते हैं बहुत ही अनरीजनेबली लोगों को बिली करते हैं, बहुत ही ज्यादा इनको लोगों को बिली करना पसंद, लोगों को परेशान करने में इनको मजा, और अपने लाइफ के प्रति ये काफी इग्नोरेंट है। जनरली देखा जाता है कि इन लोगों को अपनी लाइफ में जो भी चीजें अचीव होती है उसके प्रति डिससेटिस्फाइड, हमेशा नो सेटिस्फेक्शन, नो ग्रेटिट्यूड वाला इनका जो है एटीट्यूड। मैंने बहुत सारे थंब के कैटेगरीज के बारे में बात की, आप में से आप लोगों ने क्या अपने थंब की कैटेगरीज को आइडेंटिफाई कर पाए, क्या आप उससे सहमत हैं? अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताइएगा।
मैम कई लोगों के जैसे ऋतिक रोशन के भी है एक थंब के साथ एक एक्स्ट्रा, उसे क्या कहते हैं मैम? वो एक्स्ट्रा थंब ही है, और वो आपके थंब को डिफॉर्म ही करता है, क्योंकि जिस भी जगह पर है बिल के पार पे जनरली सेकेंड फ्लैंज पे वो एक एक्स्ट्रा फ्लैश आता है, जो कि आपके वो सेकेंड फ्लैंज से रिलेटेड जो क्वालिटीज है उनको डिफॉर्म नहीं करता है, उसको नेगेटिव ही कहीं ना कहीं, तो उसे हम एक्स्ट्रा थंब को एक डिफॉर्मिटी की तरह ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अ, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी एक और थंब के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता देती हूँ, और उसके बाद अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रहेगा तो मैं क्लास में फिर फर्दर और टॉपिक्स में कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो हम फिर कंटिन्यू। हम थंब में एक और चीज देखते हैं विच इज एंगल ऑफ द थंब, और बहुत अच्छी चीज होती है ये एंगल। कहाँ पर होती है ये एंगल? ये कौन से एंगल के बारे में मैं बात करूँ? एक ये यहाँ पर एंगल होता है, यहाँ पर ये आपकी जो बोन है, इस बोन से यहाँ पर एक ऐसा एंगल, मेरे साथ में एंगल नहीं है, पर इससे बहुत सुंदर सा अगर यू शेप का एंगल बनता है, हमसे हमें यहाँ से और यहाँ के बीच में देखना होता है, ये ऐसे यू शेप का एंगल। आप सब लोग अपने हाथों में ऐसे करके इस एंगल को देख सकते हैं, मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं करता है। पर ये वाली बोन अगर निकली हुई है, तो अगर मैं ऐसे टर्न करके दिखाऊं तो यहाँ पर एक ऐसा एंगल बनता है। तो ये एंगल ऑफ द थंब, थोड़ी सी जो पामिस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये वेस्टर्न और इंडियन दोनों का अडेप्शन है, और जो बेस्ट सुटेबल रिजल्ट्स हमें लेकर आती है, हम उस पामिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो ये वाले जिन लोगों के हाथ में ये वाला एंगल बनता है, इनकी क्वालिटी ये होती है, सबसे बड़ी क्वालिटी तो इन लोगों को होती है कि बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंसी दोनों के साथ ये लोग बात कर सकते हैं, इफेक्टिवनेस के साथ भी और एफिशिएंसी के साथ में लोग बहुत बढ़िया तरीके से बात कर सकते हैं। दूसरा, इनके पास सोर्सेस चाहे कितने भी लिमिटेड हो, ये उन लिमिटेड रिसोर्सेस का फुल यूज करने में केपेबल है। कहते हैं ना, बहुत जुगाड़ू इंसान है, कोई छोटी सी चीज है नहीं है, हर चीजों को कहीं ना कहीं एफिशिएंटली कर लेते हैं, जितनी सोर्सेस अवेलेबल होते हैं उसमें ये बेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं, और कोई ना अपनी एनर्जी वेस्ट करना, ना कोई रिसोर्सेस वेस्ट करते हैं, और ना ही अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। तो कितनी ब्यूटीफुल चीज है कि आपके पास जो है रिसोर्सेस का बेस्ट यूज करते हैं, तो आप किसी भी चीज में है, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप अपने खुद का काम कर रहे हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क वेरी एफिशिएंटली, एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वालिटी टू हैव। यही नहीं, इसके अलावा जिनके पास ये एंगल होता है यहाँ पे, आप में से किसी के पास ऐसा एंगल है जो भी अभी क्लास में, कैन यू आइडेंटिफाई दिस एंगल इन योर हैंड? थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हाथ में है, थोड़ा सा एंगल है, ये दिख रहा है। और किसी के अगर ये एंगल है तो आप बता सकते हैं। इतना इजीली नहीं, आपके हाथ में नहीं है, नहीं है, नहीं है, कितना भी कोशिश करो ऐसे नहीं निकलेगा। पर इनके साथ एक और बहुत अच्छी चीज होती है कि ये लोग अपनी लाइफ में टूल्स को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। इनका टूल कुछ भी हो सकता है, अगर राइटर है तो पेन उसका टूल हो सकता है, सर्जन है तो सर्जिकल इक्विपमेंट उसके टूल हो सकते हैं, कारपेंटर है तो उसके टूल्स उसके टूल्स हो सकते हैं। तो ये टूल्स को बहुत मार्वेलस तरीके से यूज कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जिनके हाथ में आपको ये एंगल दिखाई देता है, आप जब आपके पास वो करियर एडवाइस के लिए, स्टडी एडवाइस के लिए आते हैं, तो आप इन्हें स्किल बेस्ड अगर काम करने की एडवाइस देते हैं, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से उस काम को ना केवल सीख सकते हैं बल्कि कर भी सकते हैं। चाहे वो म्यूजिशियन बने तो अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से टूल्स को यूज करने की कैपेबिलिटी इन लोगों में। सो दीज आर दी वेरियस वेज जिससे हम खाली थंब को एनालाइज करते हैं। हमारे पास 4 फिंगर हैं, हम हाथ की जब स्टडी करते हैं तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द शेप ऑफ हैंड और द शेप ऑफ फिंगर और द शेप ऑफ, हम बहुत सारी चीजों को हाथ में पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने पोल में बोला कि यू नो द सब्जेक्ट, तो इफ यू नो द सब्जेक्ट तो इसका मतलब यू नो कि व्हाट ऑल इंक्लूडेड इन द केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री में हमारे यहाँ पर से लेकर इस उंगली तक आगे और पीछे जो जो चीजें आती हैं वो सारी केमिस्ट्री के डोमेन में आती हैं। और केमिस्ट्री में हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं। हर एक चीज का कुछ ना कुछ मतलब है। अगर आपके नेल्स हैं तो वो किस शेप के हैं, किस कलर के हैं, उसमें कोई लाइन है, कोई डॉट है, कोई स्पॉट है, कहीं से कटे फटे हैं, तो वो अंदर की तरफ स्कूप है या ओवल है या एलिमेंट शेप है। तो अगर हम नेल्स के बारे में ही पढ़ते हैं तो देयर आर वेरियस। जब हम हाथ के बारे में पढ़ते हैं तो हाथ के शेप के बारे में पढ़ते हैं, हाथ की स्किन के कलर के बारे में पढ़ते हैं, हाथ को पीछे से स्किन कैसे है उसके बारे में पढ़ते हैं, हाथ में जो फिंगर्स में नॉट पड़ती है उनको पढ़ते हैं, हाथों पे अगर पीछे बाल है तो उनको पढ़ते हैं, हमारे हाथ की शेप ओवरऑल कैसी है, हमारे हाथ में बहुत सारे जो ग्रह हैं सारे ग्रहों की प्लेसमेंट है तो उन्हें माउंट्स कहते हैं, उनको कैसे समझते हैं। इसके साथ साथ आपकी कौन सी लाइन, डिफरेंट लाइन क्या कहती है, उनके बारे में समझते हैं। आपके हाथ में यहाँ पर आप देखते हैं 3-4 लाइनें होती हैं जिन्हें हम ब्रेसलेट्स कहते हैं, उनके बारे में समझते हैं। तो कल की क्लास हम करेंगे उसमें मैं आपको वेरियस लाइन से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, माउंट से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ओवरऑल हाथ में हम क्या क्या पढ़ते हैं उससे आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आज की क्लास में जो हमने पढ़ा इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू। कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। केमिस्ट्री लोगों को बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री बहुत इजी है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनको अगर जब एस्ट्रोलॉजर्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ईजी लगती है। आई मीन एस्ट्रोलॉजी एक बहुत डीप ओशन है, केमिस्ट्री इज ऑल्सो अ डीप ओशन बट स्टिल मैनेजेबल, है ना, कुछ आप उसको फिर भी मैनेज कर सकते हैं। तो ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। एंड सिंस यू विल हैव नो क्वेश्चंस, so I would like to conclude this class. मैम Thank you वन very much for क्वेश्चन participating. मैम Yes, वन yes, yes. क्वेश्चन Yes. मैम जैसे आपने स्टार्ट that basis on the basis of your hand only we don't predict anything, नहीं, मेरे को आपकी आवाज ऐसा कट बोला गई, था दोबारा मैम। से बोलो। आप दोबारा प्लीज बोलो। मैम आपने स्टार्टिंग क्लास में ये बोला था अभी कि ऑन द बेसिस ऑफ हैंड हम किसी का सिर्फ हाथ देख के प्रिडिक्शन नहीं करते, मैंने ये बोला था कि है ना मैम? केवल एक इंडिकेशन देखकर हम किसी के बारे में प्रेडिक्शन नहीं। हाँ, if there are 2-3 indications from the hand only then we go by it, or we need to again go into astrology and then confirm. नहीं, केमिस्ट्री अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, आपको हर इवेंट की प्रेडिक्शन बहुत बढ़िया तरीके से दे सकते हैं। इसकी लिमिटेशन बस यही है, जहाँ बल्कि केमिस्ट्री की स्ट्रेंथ ये है कि जहाँ पर एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाती है वहां पर केमिस्ट्री आपकी है। जैसे कि अगर कोई ट्विन्स है जो 2 बच्चे एक साथ पैदा हुए पर उनकी लाइफ अलग अलग चल रही है, 1-2 मिनट के डिफरेंस पे एक जैसी कुंडली बनी है, पर फिर भी उनकी लाइफ में बहुत डाइवर्सिटी है। या आजकल ट्रिपलेट्स के केस आते हैं तो उनकी लाइफ अलग अलग क्यों है जबकि लगभग एक ही समय पर वो लोग पैदा हुए। तो इस ऐसी चीजों को केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छे से आंसर करती है। अगर आपके पास करेक्ट टाइम और टाइम नहीं है बर्थ का तो जनरली कुंडली बनाने में डिफिकल्टी आती है। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना एक अनदर एरिया ऑफ एक्सीलेंस है जो सबके पास नहीं होता है। तो अगर ऐसा है तो केमिस्ट्री आपकी हेल्प करती है बहुत अच्छे तरीके से। केमिस्ट्री में बहुत सारी स्ट्रेंथ, एक लिमिटेशन ये है कि एस्ट्रोलॉजी में जैसे आप बहुत माइन्यूट 1 हफ्ते 2 दिन 3 दिन या डेट वाइज आप प्रिडिक्शन कर पाते हैं, इसमें आप डेट वाइज प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। मैंने देखा है मैक्सिमम लोग 3 महीने तक की बहुत बढ़िया प्रिडिक्शन कर लेते हैं, उससे ज्यादा माइन्यूट प्रिडिक्शन करने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री में एक होल्ड लेने के लिए कम से कम जब तक आप 100 हाथ नहीं देख लेते तब तक आप इसको रिविजन में नहीं आते थे, बहुत बढ़िया प्रिडिक्शन। पर वही प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो किसी भी सब्जेक्ट में है। पर बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू लर्न, क्या बोलते हैं, टॉपिक है, सब्जेक्ट है। और मेरी कोशिश यही है कि इस सब्जेक्ट को और भी जितना इजियर करके समझाया जा सके मैं उसी तरीके से अपनी क्लास में इसको पढ़ाती हूँ। ये मैंने 2 दिन 3 दिन का इंट्रोडक्शन सेशन इसीलिए रखा था कि लोगों के मन में केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं उनको सॉल्व कर पाऊँ, और केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई मिथ है ये एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तो मैं उसको उनकी है। तो कल कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं क्लास पे कौन सा टॉपिक
मैं मैम कल क्लास में अगर 20+ लोग होंगे तो मैं किसी न किसी का हाथ लगाकर उसके हाथ पर प्रिडिक्शन कैसे की जाती है उसके बारे में एक थोड़ा डेमो जरूर देना चाहिए। मैम बताइए मुझे। क्या उपाय पे बात करेंगे हम? इस 3 दिन की वर्कशॉप में तो बात नहीं करेंगे, पर जो हमारी क्लास होती है, जो फुल कोर्स होता है, उसमें हम जरूर उपाय के बारे में बहुत जैसे डिटेल किसी में। के पाम में अगर सडन कोई मॉल आ जाता है, तो उसको हटाने के लिए, जैसे एक बार हम मैंने सर से एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी थी, तो उस पे कुछ उन्होंने एक छोटा सा ब्रीफ कुछ दिया था, तो बोला था कि गंगा जल वगैरह लगाने से धीरे धीरे वो रिमूव होने लगता है, क्योंकि पहले से तो था नहीं, बचपन से सडन हाँ, आया। तो क्या इस तरह से चीजें काम करती है? देखो ये तो फिजिकल रेमेडी है। मैं इसके साथ साथ और ऐड करूंगी कि इसके साथ साथ मेंटल रेमेडी भी हो सकती है, कि वो जिस जगह पर है, जो इवेंट होने वाला है, उसके प्रति अगर हम पॉजिटिव चीजें करें और वो इवेंट ना हो उसके प्रति हम अगर स्टेप्स लें। मान लीजिए एक एग्जांपल, कि कोई एक्सीडेंट का ही योग दिख रहा है, तो उस एक्सीडेंट के लिए हम थोड़े दिनों तक गाड़ी ना चलाएं या ट्रैवलिंग अवॉइड करें। ऐसी चीजें भी अगर हम करेंगे और अपने आप को मेंटली बताएं कि भाई आई एम केपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल दीज थिंग्स, आप जितना मेंटल प्रोसेस करते हो उतना बढ़िया रिजल्ट आपके आते हैं। ये और मैम अगर साइकोलॉजिकली प्रूव। जी जी आप प्लीज बोलिए। बोलो। अच्छा, ये एक मैम अगर साइकोलॉजिक चलिए लेट मी कंप्लीट एंड देन नाउ। तो एक साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट है कि जैसे जैसे आपका थॉट प्रोसेस, आपके कर्म बदलते हैं, वैसे वैसे आपकी लाइंस चेंज होती हैं। इसीलिए हम केमिस्ट्री में कहते हैं कि प्रिडिक्शन की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर मानी, क्योंकि 1 ईयर तक काफी हद तक बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है ना। तो ऐसा नहीं है कि सब चीजें चेंज हो जाती है, पर काफी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो हम कहते हैं कि उस हिसाब से। जी। तो जैसे अगर वो मॉल दिखा रहा कि अगर तिल कहीं आया है और वो इवेंट हो गया है, जैसे चंद्र पर्वत पे आया है, आपको मानसिक परेशानी आई है, वो घटित हो गई है, वो चीजें निकल गई है, लेकिन वो तिल नहीं गया है, तो क्या दोबारा से फिर वही चीजें वापस होगी? नहीं, जब नहीं। ऐसा हो सकता है कि अगर वो मून नाउन फिर से एक्टिव हो, या आपकी एस्ट्रोलॉजी में मून की वो दशा, महादशा, अंतर्दशा, नहीं गई। दशा आएगी। गई। गई। अगर गई है तो फिर वो घटित नहीं होगी। फिर अभी उसका उस क्या बोलते हैं, उस इवेंट का इंप्रेशन अभी आपके माइंड में, इसीलिए दिल अभी नहीं किया। आप उस इवेंट से जब बाहर निकल जाएंगे, उसके बारे में सोचना बंद कर देंगे, या वो आप उसके बारे में आप उसको निगेट कर देंगे अपनी लाइफ से, कि जो होना था हो गया करके, या जिसको फॉरगिव करना है, जो भी करना है कर देंगी, तो वो आप देखेंगे कि आपके हाथ से निकल जाए। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। मैम चलो, एक थैंक यू। बात बताइए। अभी हाँ आपने जी। बोला कि अगर हम मेंटली अपने आप को अलाइन कर लेते हैं चीजों के साथ, या हम बेटर सोचने लगते हैं, या हम उन चीजों से बाहर निकल जाते हैं, तो दैट मीन्स इट गोज आउट फ्रॉम हियर ऑल्सो। Yes, it goes. And whatever you are willing for, what you are planning for, what you are doing actually continuously, that comes up. इसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मैं पहली चाहे इस चीज को नहीं मानती, पर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मेरा हाथ है। मेरे हाथ में जब एक फुल हैंड होता है, मेरा एक फुल हैंड की कैटेगरी में हैंड आता था, इतनी लाइंस थी कि जब मैंने पामिस्ट्री सीखी थी तो मेरे लिए ये समझना मुश्किल था कि ये लाइन किधर को किधर से जा रही है। इतनी नंबर ऑफ टाइम्स ओवर द टाइम आई एम वर्किंग इन दिस। मैं ऑकल्ट में आई, मैंने और चीजें पढ़ी, ऑकल्ट से रिलेटेड चीजों को प्रैक्टिस करना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया। जैसे जैसे मेरा मन शांत हुआ, फॉरगिविंगनेस आई, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आए, मेरा हाथ अब उसके कंपैरेटिव, वो अगर 100 था तो अब 20 रहे। तो सोचो, वो सारा जाल, हाथों की लाइनों का सारा जाल क्लियर हो गया। ओवर द पीरियड क्लियर हुआ, मैं ये नहीं कह रही हूँ ओवरनाइट हुआ, आज मैं सोई और कल सुबह हो गया, ऐसा नहीं। पर सब क्लियर हो गया। सो होता है, हो सकता है, मेंटल पावर से हो सकता है। इसीलिए जो हम रेमेडीज करते हैं वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर ही काम करती है, और अगर हम उसे बहुत पॉजिटिवली करते हैं तो उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमें जरूर। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टूडेज थैंक यू क्लास। मैम। कल की थैंक यू। क्लास होगी या नहीं होगी उसके लिए मैं पोल डालूंगी, जितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन आएंगे उसके ऊपर डिसाइड करूंगी, और जितने पार्टिसिपेशन आएंगे उसी के ऊपर डिसाइड करूंगी कि कौन सा टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेकर। थैंक यू वेरी मच। आत्मा नमस्ते। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। आत्मा नमस्ते।